बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान इसराइल जंग के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। और इस जंग के हवाले से आज का दिन बहुत अहम है और पाकिस्तान ने आलमी मंजरनामे में एक स्मार्ट मूव की है। पंसा बदल दिया पाकिस्तान ने। और फिर दुनिया ने, वो सुनते थे ना कि पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी, दुनिया ने पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी है। सिफारिशें आ रही हैं सर कि जनाब ये हमारा फलां मुल्क को ये कह दें। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। और सर हमारा प्यारा पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अस्करी सलाहियतों और टेक्नोलॉजी का ब्रांड बन गया है। पाकिस्तान के नाम पर दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं वो सौदा बेच रही हैं। लेकिन इससे पहले बात करेंगे कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। ये 3 हाई कोर्ट से जो जज साहबान हैं उनका तबादला किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर वहाँ उनकी सीनियरिटी का तयन करके जाते जाते वहाँ के जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब, तो ये 5 जजों ने इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये हो नहीं सकता ट्रांसफर, एक तो, और दूसरा ये कि जनाब इनको नए सिरे से हलफ लेना चाहिए। सीनियरिटी का जो तयन है ये यहाँ जब ये हलफ उठाएंगे उसके बाद होगा। इस मौजू पे मैं जो आर्टिकल 200 के हवाले से और मुख्तलिफ जो अदालती नज़ायर के हवाले से मैं ये इतनी मरतबा बात कर चुका हूँ इस पर कि मेरा ख्याल आपको भी अजबर हो चुका होगा, आप भी बोर होंगे अगर उसकी तफसीलात में जाएंगे। और मुझे भी इस मौजू में बोरियत सी महसूस हो रही है, इसलिए मुख्तसरन मैं जो है वो आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। ये जनाब 1 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन हुआ था कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर साहब वहाँ गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वो सीनियर तरीन जज हैं वहाँ पे और कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। और इसके अलावा खादम हुसैन सुमरो साहब सिंध हाई कोर्ट से आए थे और जस्टिस आसिफ साहब जो है वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आए थे। और जो उनकी सीनियरिटी का तयन हुआ था उनकी जो अपॉइंटमेंट थी अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में, वहाँ से उनकी जो है वो सीनियरिटी ली गई थी, यानी वो अपनी सीनियरिटी साथ लेके आए थे। तो अब जो फैसला किया है 5 रुकनी आईनी बेंच ने, तो उसमें 3 से ये फैसला आया है। मोहम्मद अली मदर साहब, शाहद बलाल हसन साहब और जस्टिस सलाहुद्दीन पनावर साहब जो हैं उन्होंने ये दरखास्त डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, ये कहते हुए कि जनाब ये आइनी तौर पे ये जो ट्रांसफ़र हुई है ये आइनी है, गैर आइनी नहीं है, एक बात। और दूसरा जो सीनियरिटी वाला मामला था, और एक और इशू था वहाँ पे कि क्या ये जजेस जो हैं जो ट्रांसफ़र होके आए हैं ये इनको मुस्तकिल ट्रांसफ़र समझी जाएगी या आर्जी। वो मैंने अर्ज़ किया था कि जो आइन का आर्टिकल 200 है और उसके जो झैली आर्टिकल्स हैं, एक ये कहता है कि जनाब सीटें पूरी करने के लिए अगर दूसरी हाई कोर्ट से जज को लाया जाता है तो वो आर्जी होगी, और दूसरे के बारे में सिर्फ यही लिखा होता है एक जज दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, और मेरे ख्याल में वो मुस्तकिल ट्रांसफ़र होती है, मेरा ख्याल है। तो बहरहाल इन जज साहबान ने एक तो वो सीनियरिटी वाला जो मामला था ना और नए हलफ वाली बात वो नहीं मानी गई, उन्होंने सदर मुमलकत को ये मामला भेज दिया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर उस वक्त तक कायम काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पे काम करते रहेंगे जब तक सदर साहब जो हैं जो मामला उनको रेफर किया जाए उसका फैसला नहीं कर देते। और वो ये कहते हैं कि जनाब ये हाई कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं है, सीनियरिटी वाला जो इशू है, ये जो आ गया ना 5 जज लेके दरखास्त है जनाब, वो कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये सिर्फ हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंदरूनी मामला नहीं बल्कि दीगर हाई कोर्ट से जो ट्रांसफर होके यहाँ आए हैं जज उनका भी मामला है। तो वो कहते हैं इसके लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए। बहरहाल वो जो सदर को उन्होंने ये कहा है, एक तरह से ये कह लें कि उन्होंने सदर को इख्तियार दे दिया है कि जनाब इस मामले का फैसला कर दें। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब नोटिफिकेशन में आप ये वजाहत कर दें कि ये जो तबादले हैं ये मुस्तकिल हैं या आर्जी हैं, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब जो सीनियरिटी का तयन है ना, जो इनकी सबका सीनियरिटी है, जो इनकी अपनी हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी है, वो इनका रिकॉर्ड देख के ना, सर्विस रिकॉर्ड जजों का, इनका भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का भी, वो जांच पड़ताल करके वो जनाब सीनियरिटी का जो है वो तयन कर दिया जाए। मतलब ये है कि जो फैसला हो चुका है, जो हो गया हुआ है वही है, यानी सरफराज डोगर साहब, ये हुकूमत ने जो मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में इख्तियार किया था, सदर साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस, काबीना की एडवाइस के पाबंद हैं। ये वही होगा जो पहले हुआ।
जो सदर मुमलकत ने मंजूरी दी और उनकी तस्दीक से नोटिफिकेशन जारी हुआ जजों की ट्रांसफ़र का, तो वही जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो बरकरार रहेगा। सिर्फ एक वजाहती नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जो मुखालफत की है वो दो जज साहबान ने, नईम अख्तर अफगान साहब ने और जस्टिस शकील अहमद साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये गैर आइनी है ट्रांसफ़र जो है, लेकिन आइन में तो लिखा हुआ है। इस पर मैंने कहा ना, ये मैं बोर हो गया हूँ बात कर करके। तो अब फिर आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है कि जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का अजलास 1 जुलाई को तलब कर लिया, जिसमें 4 हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जिनमें कायम मकाम चीफ जस्टिस साहबान काम कर रहे हैं। तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान के तकर्रर का जायजा लिया जाएगा। उसमें एक तो जनाब सिंध हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से ये पेशगोई की जा सकती है, बल्कि बहुत आसानी के साथ पेशगोई की जा सकती है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो 3 नामों पे गौर होगा। जस्टिस सरफराज डोगर पे भी होगा, आमिर कैनी साहब पे भी होगा, और गुलशन औरंगजेब साहब जो ढाक जज के तौर पे इस वक्त काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके नाम पे भी गौर होगा। लेकिन जो हैयत है जुडिशल कमीशन की, मेंबरान जो है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं वो आइंदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे, और सदर साहब जो हैं वो 2 जुलाई से पहले ही ये जो वजाहती नोटिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इस केस से एक चीज़ तो खैर क्लियर होगी है कि ये वो 5 जज साहबान हैं जिन्होंने ये भी खत लिखा था जनाब ISI मुदाखलत करती है, और फिर हर केस में इमरान खान को रिलीफ मिलता था इन अदालतों से। अब मुझे नहीं पता कानून कहता है या क्या नहीं कहता, और ये जो जजमेंट आई है इससे ये भी पता चलता है कि नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया गया। अब नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसले नहीं होंगे। और फिर एक और चीज़ इसमें ये है देखने में आई कि इन जज साहबान के जो वकील थे, एक तो PTI उनकी हिमायत में आ गई थी, दरखास्त दी हुई थी, और दूसरा इनके जो वकील थे वो जो PTI के वकला हैं वो इनकी वकालत कर रहे थे अदालत में। इससे आप अंदाजा लगा लें। अब आते हैं ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखते हैं। अपने कल के व्लॉग में मैंने कहा था, अर्ज किया था कि जनाब पाकिस्तान के ज़रिए कोई जंग बंदी का पैगाम भिजवाया गया था ईरान को, तो ईरान ने ये कहा था कि जनाब हमें ज़रा चपेटे छोटे मार लेने दें इनको, और वो चपेटे जो हैं वो काफ़ी शिद्दत के साथ मारी जा रही हैं, और उनके ईरान पर उनके हमले इसराइल के और ईरान के इसराइल के ऊपर हमले जो हैं वो जारी हैं, और इसराइल पे जो हमले हो रहे हैं ईरानी हमले, उनमें शिद्दत जो है वो ज़्यादा है। पहले जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे थे उसके बाद जितने भी हमले होंगे वो स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा ताकत वाले जो हैं वो मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। और कल मैंने ये अर्ज़ किया था वहाँ जो मिसाइल फेंके जा रहे हैं इस वक्त वो जनाब 12 मैच के हैं, और उनकी जो है 4300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से वो जाते हैं, शू करके जनाब पहुँच जाते हैं। और जनाब उनमें जो 2 मरना वाला सॉलिड फ्यूल है वो इस्तेमाल होता है। आप उनको बैनुल बरआज़मी मिसाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी रेंज जो है वो 2000 और 2500 के दरमियान है, और अगर 2500 वाला मिसाइल जो है वो दागा जाता है तो मशरक़ी यूरोप तक वो हिट कर सकता है। एक तो ये, और दूसरा जो हमले हुए हैं वहाँ हलाकतों की इतलात आना शुरू हो गई हैं, उन्होंने खुद तस्लीम करना शुरू कर दिया है इसराइल वालों ने कि जनाब यहाँ हलाकतें हो रही हैं। उनके जनाब मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह हैं शलोमी बाइंडर, और वो ये कहते हैं कि जनाब जो ईरान के सुबह वाले हमले थे उनमें 30 आला फौजी अफसर जो हैं वो मारे गए हैं। और फिर वहाँ जो मेडिकल सेंटर है वहाँ हमला किया गया, और ईरान का ये कहना है कि वहाँ जनाब फौजी जो हैं वो नीचे छुपे हुए थे, तो जनाब उस हमले ने तबाही मचा दी, वो बिल्डिंग सारी तबाह वो हो गई है। तो अब ये कह रहे हैं जनाब मेडिकल देखें जनाब ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो गाज़ा पे जो हमले कर रहे थे, अच्छा उधर जोर नहीं चल रहा, अब गाज़ा पे इन्होंने हमले जो है तेज कर दिए इसराइल ने, क्योंकि वो बेचारे नहाते हैं, वो आगे से वो तो उनके पास तो है ही कुछ नहीं चलाने के लिए। अब इन्होंने कहा जनाब अगर हमारे 30 फौजी अफसर मारे गए तो हमने 30 मुसलमान जो है ना गाज़ा के वो शहीद करने हैं। और फिर एक और जो खबर आई है, ये रॉयटर की खबर है, वो कहते हैं कि जनाब ईरान के वज़ीर ख़ारजा और जो ट्रंप के नुमाइंदे हैं विटकोफ, उनके दरमियान को राब्ते शाब्ते हैं, वो कहते हैं बराह रास्त जो हैं राब्ते शाब्ते हैं। और फिर रूसी सदर जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और अपनी तस्वीर भी उन्होंने साथ लगाई है
जो आयतुल्लाह खामनाई के साथ वो हाथ मिला रहे हैं और उन्होंने हमायत की है, इसराइल की मुखालफत की है, और उन्होंने कहा कि जनाब ये हमने कहा था डिफेंस सिस्टम ले लें हमसे इनको ईरान वालों को, लेकिन उन्होंने हमारी पेशकश में कोई दिलचस्पी नहीं ली। वो कहते जनाब वो हमसे फौजी मदद नहीं मांग रहे। रूसी सदर पुतिन ने बड़ी एक अहम बात की है कि जनाब ईरान में 2 नए न्यूक्लियर यूनिट जो हैं उनकी तमीर जारी है और वहाँ हमारे 200 रूसी माहिरीन जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अगली बात जो कर रहे हैं वो कहते हैं इसराइल और मॉस्को के दरमियान एक माहदा हुआ है इन माहिरीन की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए। वो कहते हैं जनाब जो इसराइल है वो उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाएगा। इसके अलावा जो डेवलपमेंट हुई हैं, हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उनकी और ट्रंप की मुलाकात जो हुई है उसके बाद ट्रंप साहब जो है वो बदले नजर आ रहे हैं। कल के व्लॉग में भी मैंने अर्ज किया था और पहले भी मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि ट्रंप साहब के लिए आसान नहीं होगा इसराइल और ईरान की जंग में बराह रास्त शामिल होना। वो तो अफगानिस्तान में अकेला जो अमेरिका जो है वो दाखिल नहीं हो सका था, तमाम नाटो के ममालिक जो है वो साथ मिला के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर करवा के बहरहाल वहाँ अमेरिका में भी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि इस जंग में शामिल होने से रोकने के लिए लोग जो हैं वो कानूनी निकात भी उठा रहे हैं। जनाब पार्लियामेंट से जो है वो मंजूरी ज़रूरी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी हो, सदर के पास ये इख्तियार है। तो बहरहाल अब ये है कि पहले वो कह रहे थे ना जब सोचा जा सकता है, और वो कहते थे जनाब आयतुल्लाह खामनाई जो है वो उसको रजीम चेंज की बातें ट्रंप साहब भी करते थे ना। अब जनाब जो उनके तर्जमान है वाइट हाउस के, उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब फौरी तौर पे अमेरिका और इसराइल के जो जंग है इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, और ट्रंप साहब ने ये कहा है कि जनाब 2 हफ्तों के बाद मैं ये फैसला करूंगा। और फिर 2 अखबारात थे वहाँ के, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग, उन्होंने जनाब ये खबर दे दी थी कि जनाब ये मनसूबों की शामिल होने के लिए ना मंजूरी दे दी है ट्रंप ने, लेकिन हतमी फैसला जो है वो कहते मैं बाद में करूंगा। तो ट्रंप साहब ने जनाब इसकी भी तरदीद कर दी, कोई मंजूरी नहीं दी, और कहते जनाब ये इनको वॉल स्ट्रीट वालों को पता ही नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। यानी उन्होंने खबर को, एक तो ये कि उन्होंने तरदीद की है, दूसरा उन्होंने मजाक भी उड़ाया है जो उनकी आदत है ट्रंप साहब की। और फिर जनाब एक और जो बड़ी अहम बात हुई है, वो जो तर्जमान है, खातून तर्जमान वाइट हाउस की, उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि ईरान कभी जोहरी सलाहियत या जोहरी हथियार बनाने के करीब नहीं था। ये उन्होंने कहा। ये सुन लीजिए जरा क्या कह रही हैं वो। It is a fact, and the United States government maintains this fact, that Iran has never been closer to obtaining a nuclear weapon. फिर ईरान इसराइल जंग के हवाले से चीन के सदर और रूस के सदर के दरमियान गुफ्तगू हुई है, और जो तफसीलात बाहर आई हैं दोनों ममालिक की खबरसां एजेंसियों के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसराइल की मज़म्मत की गई है कि इसराइल जो है ये बदमाशी कर रहा है, इसकी बदमाशी जो है वो रोकनी पड़ेगी। और फिर इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम के वज़ीर आज़म हैं बरतानिया के, उन्होंने जनाब ट्रंप साहब को जो मशवरा दिया है कि दिमाग जो है ज़रा ठंडा रखें। और फिर चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने जनाब 4 तजावीज़ दे दी हैं, फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया एक तो उन्होंने जनाब शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ किया जाए, और बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो है वो अमन के लिए कोशिशें करे। और अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हुई है। वो आज जिनेवा में, मैंने कहा ना बड़ा अहम दिन है आज इस जंग के हवाले से, आज जिनेवा में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा होंगे, फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा होंगे और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा होंगे, और मुझे ये लग रहा है कि मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा आज UN की सिक्योरिटी कौंसिल का अजलास भी हो रहा है, और सिक्योरिटी कौंसिल के हवाले से जो पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान ने जनाब एक बरीक या कह लें स्मार्ट मूव की है और पांसा पलट दिया है। वो स्मार्ट मूव क्या है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जनाब जब ये हाफिज साहब गए हैं वहाँ तो जनाब यहाँ बातें हो रही थी, जनाब अड्डे मांगेगा, अड्डे क्या मांगने हैं, ये तो हम अपनी बातें मनवा के आ गए उनसे, ट्रंप से। अड्डों की ज़रूरत वैसे उसको क्या है, वो ईरान के साथ जो खलीजी रियासतें हैं उनके साथ सरहदें लगती हैं उनकी, वहाँ और उसके अड्डे जो हैं वो कायम हैं, तो उसको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान से अड्डा मांगने की। अच्छा, एक और बड़ी अफवाह यहाँ फैली हुई थी कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो हाफिज आसिम मुनीर से मदद मांगेंगे
ईरान के खिलाफ और कहेंगे कि जनाब ईरान की हिमायत नहीं करनी आपने, लेकिन हमारी वजारत खारजा ने जो बयान जारी किया है, ये ऐसी जो सोच रखने वाले लोग थे उनके मुंह में एक तमांचा है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब इसकी जारियत की फिर मजम्मत की, एक मरतबा ईरान के साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब इसराइल के पागलपन का खात्मा होना चाहिए। वो जो कह रहे हैं कि पागलपन पे उतरा हुआ है, तो ये कह रहे हैं अच्छा वैसे पागलपन तो है उनका, उनके जो सलामती के वजीर हैं इसराइल के, उन्होंने एटम बम चलाने की एक मरतबा फिर धमकी दे दी है, और आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने की धमकी दोबारा उसका अदा किया है, दोहराई जा रही है वो। और दूसरा जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान ने एक स्मार्ट मूव की है। एक तो ये है कि जनाब इसाक डार के साथ जनाब जो ईरान के वजीर खारजा की, हमारे वजीर खारजा हैं इसाक डार साहब, ईरान के वजीर खारजा की बात हुई है, तुर्किया के वजीर खारजा की बात हुई है, मिस्र के, यूएई की, और बरतानिया के जो वज़ीर खारजा हैं उनके साथ टेलीफोन पे उनका रब्ता हुआ है, ये तो ठीक है। अब पाकिस्तान पीछे रह के क्या कोशिश कर रहा है, सलामती जो कौंसिल का इजलास हो रहा है उसमें ईरान की मदद के लिए, उसके लिए ये है कि जनाब ये रात को, एक दिन पहले रात को फ़ोन आता है इसाक डार साहब को, हमारे वजीर खारजा को, तो पता ये चलता है जनाब 1:30 बजे कौन फ़ोन कर रहा है, तो पता ये चला जनाब जो अमीर कतर है ना, उनके भाई साहब जो हैं नायब वज़ीर आज़म, उनका फ़ोन है। तो वो सलाम दुआ के बाद जनाब कहते हैं चलो कराओ कल जरा, वैसे वो 2-2 घंटे इंतज़ार करवाते हैं वैसे। अब सिफारिशें, उन्होंने कहा जनाब कि जो एक खसूसी ख़त हमने लिखा था ईरान के सदर और सुप्रीम लीडर को, तो उसका जवाब कोई नहीं आया, तो उस पे इसाक डार ने कहा टेंशन नहीं लेनी, जवाब आ गया होया, और जो आपको बंदे मतलूब थे ना वो ओमान पहुंच चुके हुए हैं। और दूसरी उन्होंने बात की जनाब भाइयों से, थोड़े ईरान भी थोड़ा भाई है, तो तुम भी ईरान के भाई हो, टेंशन को ले रहे हो। लेकिन आगे जो उन्होंने बात की ना, उन्होंने ये कहा कि जनाब फ्रांस और बरतानिया में आपके शहरियों ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की हुई है, आपका बड़ा असर है वहाँ, तो भाई साहब आप ऐसा करें, फ्रांस और बरतानिया जो मुस्तकिल मेंबर हैं यूएन सलामती कौंसिल के, उनके साथ बात करें, और उन्हें कहें जनाब ये ईरान वाला जो मामला है ना, ये ज़रा सीधा पदरा करो, कम तो सीधा करो। और फिर ईरान वाले को उन्होंने कहा कि जनाब आज़रबाईजान के साथ जो आपका सरहदी तनाज़ है ना, उधर भी ज़रा ध्यान दें। उनका ठीक है जनाब, ओके। यानी इस तरह हो रहा है क्या ना, पाकिस्तान की हाँ में हाँ, पाकिस्तान जिसको जो कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसी सूरत बनेगी, पाकिस्तान को जो वक़ार और इज़्ज़त हासिल हुई है, बस ये हम ख्वाब ही देखा करते थे, अब वो ख्वाब पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ब्रुनाई वाला कोई इशू था ईरान के साथ, वो वाला मामला भी हल हो गया, और ईरान जनाब इतना मेहरबान हो गया है कि जनाब 25 दहशतगर्द, ये बलोचिस्तान वाले जो उन्होंने जनाब पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं। अब जो ब्रुनाई वाला इशू है ना, ब्रुनाई के बादशाह के खिलाफ वहाँ कोई तहरीक चल रही है, बागी हैं कुछ लोग, और उन्होंने पनाह ले रखी है लबनान में, और वहाँ इसकी प्रॉक्सी ईरान की काम कर रही है। तो ईरान को ये कहा गया है कि ना वो जो लोग हैं ना वो ब्रुनाई के हवाले करें, ये ब्रुनाई वाला इशू है। और फिर जो हमारे हाफिज साहब हैं, आसम मुनीर साहब, उन्होंने जो न्यूयॉर्क में बात की, एक चीज़ जब रिपोर्ट नहीं हुई, तो वहाँ उनसे सवाल किया गया था पाकिस्तानियों की तरफ से, जनाब ये इंडिया कह रहा है पानी बंद कर देंगे, तो वो उन्होंने वही बात की, और उनका वो लवल लहजा था, वो गनगरज थी, वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास वो डैम बनाना शुरू करें, हम उनको उड़ा देंगे, हमने पूरा पक्का बंदोबस्त किया, हमारे निशाने पे है। और फिर उन्होंने वो भी बात की थी कि जनाब उन्होंने वो पानी बंद करके देख ही लिया था ना जंग के दिनों में, हमने तो जनाब उनके जो गेट शेट हैं पानी वाले डैमों के, वही हैक करके खोल दिए थे। तो बहरहाल उन्होंने जो सख्त बात की है वो यही की है कि वो बनाए, हम अड़ा देंगे उनको। इसका मतलब पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है अड़ा देने की। और फिर उन्होंने ट्रंप साहब को सुना कि नसीहतें की हैं कि जनाब आप अमन के दाई हैं, तो आपको तो जनाब अमन के लिए काम करना चाहिए, आप एक पार्टी की साइड क्यों ले रहे हैं, इस तरह की बातें शाते जो हैं। इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ, रोना पिटना पे आया, उन्होंने क्लिप चल रहे हैं, लोग आते कि जनाब देखें जो दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी है वो कह रहा है कि जनाब ये मेरे लिए एजाज़ की बात है
کہ मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुलाकात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं ये तो फील्ड मार्शल को कहना चाहिए था कि जनाब मेरे लिए एजाज की बात है कि दुनिया के ताकतवर इन शख्स से मैं वक्त जो उसमें उसके घर में जाके मिल के आया हूँ। तो बहरहाल फिर जिसको इज्जत अल्लाह देता है और इज्जत बनती होगी तो ट्रंप ने कहा है ना। और फिर आखिरी जो बात है वो ये कि पाकिस्तान जनाब एक ब्रांड बन गया हुआ है। वो ब्रांड कैसे बन गया हुआ है? ये जनाब फ्रांस में हो रहा है पेरिस एयर शो। दुनिया में त्यारे बनाने वाले जितने भी अदारे हैं, मुल्क हैं, वो इस शो में हिस्सा ले रहे हैं जो जंगी तैयारी बनाने वाले हैं। तो वहाँ एक तो जनाब पाकिस्तान एयर शो में नहीं गया इस मरतबा। तो वहाँ जनाब जो एक तो ये है कि JF-17 थंडर जो है ये नुमाइश के लिए रखा है और उस पे उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। अच्छा वैसे वहाँ जो उन्होंने मॉडल शाल रखे हो ना चीन में, उनमें तो उन्होंने जनाब राफेल को भी उन्होंने लगाया हुआ है, उसके ऊपर तस्वीर जनाब निशान के तमगे के तौर पर जनाब ये हमने गिराया था। तो बहरहाल और दूसरा जो ज़्यादा मुझे खुशी हुई है वो ये कि जो तुर्की ने एक 5th जनरेशन त्यारा बनाया है, स्टेल्थ त्यारा कान, उसकी जो मार्केटिंग हो रही है, चलो JF-17 थंडर और J-10 की बात तो ठीक है ना कि हमने उनको भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया और हम फाते रहे। JF-17 थंडर तो वैसे भी पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, वो फातहीन के त्यारे हैं। लेकिन ये जो कान है तुर्की वाले, ये भी पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, एक ब्रांड के तौर पे नाम ले रहे हैं पाकिस्तान का कि जनाब ये उस मुल्क की शराकत के साथ बना है जिन्हें इंडिया की मंजी ठोकी है। अब आपको याद होगा कि जब ये पाकिस्तान और भारत का वो तनाज़ा शुरू हुआ था तो उस वक्त भी मैंने जो पाकिस्तान के पास हथियार है उस वक्त कान का मैंने जिक्र किया। तो मैंने कहा था जो कान है ये J-35 के मेयार का इख्तियार है और पाकिस्तान के जो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं वो वहाँ मदद कर रहे हैं उनकी 135 के करीब। अब जो उन्होंने उसकी मार्केटिंग की है, जो उनकी त्यारा साज कंपनी है तो साश यानी तुर्किश एयर स्पेस जो उनकी इंडस्ट्री है, उसके जो जनरल मैनेजर हैं महमूद देमिरोग्लू, वो लोगों को बता रहे हैं उस त्यारे की खूबियाँ। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो कान त्यारा है ना, ये जनाब F-35 जो अमरीकी त्यारा है 5th जनरेशन, उससे ज़्यादा जदीद जंगी त्यारा है। और वो कहते हैं जनाब वो जो F-35 है वो सिंगल इंजन का त्यारा है, ये हमारा जो है इसमें डुअल इंजन है, ट्विन इंजन है, 2 इसमें अंदर हैं। और वो कह रहे हैं जो कान का स्टेल्थ फीचर है ना, यानी जो रडार से छुपने की उसकी सलाहियत है, बचने की सलाहियत है, वो कह रहे हैं जनाब F-35 से एक कदम आगे है। और इसका रडार जो है वो भी कहते हैं कि J-35 से बेहतर है, क्योंकि वो कह रहे हैं इसका रडार जो है वो 180 से 200 किलोमीटर की रेंज का है। और फिर एक और जो वो खूबी बयान कर रहे हैं त्यारे की, वो जो कह रहे हैं कि जनाब ये जो त्यारा है ना तुर्किया का कान, इसकी तैयारी में पाकिस्तान भी शामिल है। ये खूबी है जनाब उस त्यारे की कि इसको पाकिस्तानी ने बनाया है। जैसे हमने यहाँ कहते हैं कि जनाब ये जो पाकिस्तान में बनी हुई चीज़ हो तो कहते हैं जनाब ये जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। हमारे फ्रिजे कहते हैं ना जापानी या जर्मन टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं जनाब, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, वो भी ये कहते हैं जनाब इसमें पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। ये देख लीजिए ज़रा आप। अल्लाह पाक से दुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में मज़ीद इजाफा हो। आप भी दुआ कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए विलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।